जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 9 का जो आप लोगों को फाइनल एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, जो मॉडल प्रश्न पत्र होगा झारखंड का 2024-25 के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना फिर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको नोटिफिकेशन देते हैं। इससे पहले हमने साइंस का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में एक फ़ोल्डर दिखेगा आपको। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप हमारे सारे वीडियोज़ के पास पहुँच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 40 क्वेश्चन होगा, जो 40वां मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले सवाल में देखिए पूछा गया आपसे कि जो लगभग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, जो लगभग 3 ओर से, 3 ही ओर से घिरा हुआ होगा, ठीक है, स्थल यानी कि ज़मीन होगा उसका, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। अब यहाँ पे जो भी समूह होगा उसमें से हम लोग पड़ोसी राज्यों के समूह को पहचानेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका मतलब है कि कौन गलत है, ठीक है, वो पहचाननी है आपको। तो देखिए, हिमालय जो है नंदा देवी बिल्कुल सही है, उत्तरी मैदान खादर बिल्कुल सही है, भारतीय मरुस्थल बरखान ये भी सही है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार है। भैया ये सरकार वर्ड कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तरी मैदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है आपसे कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, कहाँ से प्रभावित होता है वो आपको बतानी है। तो कारण आपको दिया गया है। गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, और गर्मी में हिमालय के बर्फ़ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा, मतलब कि केवल कथन सही है या फिर कारण भी सही है, ये आपको यहाँ पे पहचानने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कारण सही और कथन जो है वो गलत है, ठीक है। तो ऊपर का जो कथन जो है वो गलत है, लेकिन ये जो कारण दिया गया है ये सही है, तो आपको यहाँ पे पहचान लेना है। अगले सवाल पे आइए। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। तो भारत में नदियों का जो महत्व है वो हो जाएगा आपका सिंचाई में, नौ संचालन में, जल विद्युत में। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु पर आरंभ होता है। तो ये जो ऋतु आरंभ होता है वो होता है आपका ग्रीष्म वर्षा ऋतु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 तो हो गया, 8 पे आइए, ठीक है। कह रहा है आपसे कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा जा रहा है आपसे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है। तो जन्म दर का सही, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, तो यहाँ पर ये इसका सही डिफिनेशन होगा, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगले सवाल पे ये क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है आपसे कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। तो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे जो बड़ा अधिकार है वो संसद के पास होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म हुआ, कब खत्म हुआ ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कहा गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा किसने दिया था। तो ये परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपका दिसंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 543 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे
किस निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है गृह मंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे कहा जा रहा है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सरकारी निर्णय से होने वाले सर्वोच्च न्यायालय, यानी सरकार कोई फैसला ले लेती है और वो मतलब कि उससे विवाद हो जाता है, तो इसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं कि किसके नेतृत्व वाली पार्टी 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो कौन किसके नेतृत्व में था? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी उस समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की जो विधि है उसे हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि पालमपुर के बारे में आपको बतानी है। तो पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग एक तिहाई परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया है? तो उन लोगों ने जो अपने देश के विकास के लिए शिक्षा पर निवेश किया है। ठीक है, वो लोग किस पे जोर देते हैं? शिक्षा पे जोर देते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आता है? तो कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आएगा? तो खनन, खनन नहीं आता है, याद रखना है। नेक्स्ट आइए, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने की कौन सी योजना कार्यान्वित की है? यानी कि कौन सा योजना को लागू किया है? तो दोपहर के भोजन की योजना, कि बच्चे जब दोपहर का खाना यहीं खाएंगे तो मतलब भागेंगे नहीं, वहीं पर रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है? तो ये जो किया गया है आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु में। कहाँ में किया गया है? आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु में। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार हो जाता है? तो ये कौन सा योजना है ये? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष है ना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी आवश्यकता स्वीकृति की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2400 कैलोरी। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहे हैं आपसे कि किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है वो भारतीय खाद्य निगम निगम के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सरकार के द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को कहते हैं निर्गम कीमत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कीमत को क्या बोलते हैं? निर्गम कीमत। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 पे। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं मॉन्टेस्क्यू ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं 32 में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पे जो शासन था लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां का शासन था ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था ये आपको बतानी है। तो लुई 16वां ही होना चाहिए यहाँ पे। लुई 12वां, मुसोलिन, नेपोलियन ये भी नहीं होगा, लुई 16वां ही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नवंबर का अपराधी कौन था? नवंबर का अपराधी कौन था वो आपको बताना है। तो वाइमर गणराज्य के समर्थक जो है उनको नवंबर का अपराधी माना गया था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहे हैं किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता था? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रहना घेटो कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो भारत का प्रमुख वन महानिदेशक ब्रैंडिस था। कौन था? ब्रैंडिस था, याद रखना है। झूम की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम की खेती को घुमंतू खेती के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1864 में। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम को कब पारित किया गया था?
तो बी 1871 में पारित किया गया था। अगला लास्ट सवाल है आपका, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।